नागालैंड के कई इलाकों में हिंसा के बाद हालात अब काबू में हैं। नागालैंड के डीजीपी के मुताबिक कोहिमा में हिंसा की कुछ वारदातों के बाद अब हालात में सुधार हो रहा है, लेकिन एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया है। इलाके में सेना की 5 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हालात को देखते हुए नागालैंड में मोबाइल डेटा सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। साथ ही दीमापुर और लोंगलेंग में धारा 144 लगा दी गई है। नागालैंड में लोकल बॉडी इलेक्शन में महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने के विरोध में हिंसा भड़क उठी थी। उत्साही लोगों ने मुख्यमंत्री TR जयललिता का घर तक फूंक दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तरों और गाड़ियों में आग लगा दी थी। प्रदर्शनकारियों ने सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग तक मार्च भी निकाला। इस दौरान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के दफ्तर में आग लगा दी गई। आदिवासी संगठन लोकल बॉडी इलेक्शन में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। 1 फरवरी को नागालैंड में बंद का आयोजन किया गया था। इससे पहले 31 जनवरी को दीमापुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस फायरिंग में 2 युवक मारे गए। बुधवार शाम उनके शव कोहिमा लाए गए थे, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह यूपी के मेरठ में पदयात्रा करेंगे। इस दौरान अमित शाह चुनावी पर्चियां बांटेंगे और कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। शाह का पैदल मार्च मेरठ में पुरानी चुंगी से शुरू होगा और घंटाघर पर खत्म होगा। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, सोमेंद्र तोमर और सत्यप्रकाश अग्रवाल भी होंगे। ये पहला मौका होगा जब वो यूपी में पदयात्रा कर रहे हैं। अमित शाह धौलाना में और खुर्जा में रैली भी करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले 2 चरणों में 140 विधानसभा सीटों के लिए 11 फरवरी और 15 फरवरी को चुनाव होने हैं। अमित शाह की पदयात्रा के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी होनी है। मेरठ से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। घंटाघर से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। स्वाभाविक है, मेरठ महानगर है और महानगर में वो पैदल पर्ची बांटेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क करेंगे, क्योंकि जनसंपर्क और जनसंवाद ये सशक्त माध्यम है अपनी बात पहुंचाने का। अमित शाह की पदयात्रा को लेकर विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने इसे बंटवारे की सियासत करार दिया है। ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को इसी ढंग से जीतने का सपना देख रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी का कहना है कि मेरठ में अमित शाह की पैदल यात्रा RSS के इशारे पर हो रही है। देखिए, इनकी जो रणनीति है वो रणनीति इनकी है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की शुरू से रही है और संघ के साथ संघ के इशारे पे काम करना, अपने सांसदों को खुला छोड़ देना ताकि वो आपस में हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हाथ से हिंदू होता है, माँ से मुसलमान होता है। 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी। यूपी चुनाव में वोटरों को लुभाने के लिए लखनऊ के बाद आज आगरा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी का रोड शो होगा। ये रोड शो दोपहर 1 बजे दयालबाग इंजीनियरिंग कॉलेज से शुरू होगा। रोड शो खत्म होने के बाद एक जनसभा भी होगी। इससे पहले 29 जनवरी को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की घोषणा के बाद पहली बार अखिलेश और राहुल साथ साथ नजर आए थे। दोनों नेताओं ने यूपी को ये साथ पसंद है चुनावी नारा भी लॉन्च किया था। हालांकि बीजेपी ने कहा है कि वोटर्स पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग उनके पक्ष में हैं। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, और कांग्रेस मुक्त भारत लगभग हो गया है। जो थोड़ा बहुत बचा है वह राहुल गांधी जी जो है अखिलेश के जो मित्र बन गए हैं उनके साथ यही काम करते रहे, उनको समझ में आ जाएगा। अखिलेश यादव जी इस बात का भी जवाब दें कि उनकी बैसाखी के सहारे 10 वर्षों में जो 12 लाख करोड़ का यूपीए सरकार के द्वारा घोटाला किया गया, उस घोटाले के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं। आगरा के बाद 5 फरवरी को कानपुर में भी राहुल अखिलेश का ज्वाइंट रोड शो होगा। पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए कल वोटिंग होगी। वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंजाब में 117 विधानसभा सीटों और गोवा की 40 सीटों पर कल मतदान होगा। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद उम्मीदवार जनसंपर्क के जरिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। भटिंडा के मौर मंडी शहर में हुए कार बम विस्फोट के बाद पूरे पंजाब में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पुलिस ने हरियाणा, राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर को सील कर दिया है। हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है। संदिग्ध वाहनों के नंबर नोट कर पूरा डाटा पुलिस विभाग अपने पास रख रहा है। बीएसएफ ने सीमा पार से भारी हथियारों से लैस आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। बीएसएफ के मुताबिक जम्मू के सांबा सेक्टर में आतंकियों ने पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ की चौकी को निशाना बनाया। उन्होंने भारी गोलीबारी की और ग्रेनेड दागे। बीएसएफ की चौकी को 3 से 4 बार निशाना बनाया गया। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए ग्रेनेड चौकी के पास गिरे। हालांकि इसकी वजह से सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ।
पाकिस्तान की तरफ से इस साल पहली बार सीज फायर तोड़ा गया। वहीं कच्छ के सर क्रीक एरिया से फिर से पाकिस्तान की लावारिस बोट मिली है। इसके बाद से बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। मणिपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर जारी नाकेबंदी के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूनाइटेड नगा काउंसिल और मणिपुर के प्रशासन के साथ बैठक बुलाई है। मणिपुर में 4 मार्च से 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। केंद्र ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग को पूरी मदद का भरोसा दिया है और मंत्रालय के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि यूएनसी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो नाकेबंदी की है उसे जल्दी ही हटाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने हाल में मणिपुर में मौजूदा तनाव और गंभीर हालात पर आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। मौजूदा नाकेबंदी की वजह से राज्य सरकार सामान्य यातायात बहाल करने में लगभग नाकाम ही रही। हालांकि केंद्र ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए असम राइफल्स समेत अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र के हायर सेकेंडरी स्कूल की सोशियोलॉजी की किताब में दहेज प्रथा को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। 12वीं क्लास की किताब में दहेज प्रथा की वजह लड़कियों की बदसूरती को बताया गया है। किताब के एक चैप्टर मेजर सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया में लिखा गया है कि कम सुंदरता और दिव्यांग लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढने में पेरेंट्स को मशक्कत करनी होती है। शादी के लिए लड़के वाले ज्यादा दहेज मांगते हैं। मजबूरी में माता पिता को भी रिश्वत के तौर पर दहेज देना पड़ता है। इस प्रथा में बढ़ोतरी की एक वजह ये भी है। साथ ही ये भी लिखा गया है कि समाज के बीच अपनी इमेज बनाने जाति और धर्म के आधार पर भी लोग दहेज मांगने के लिए मजबूर होते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि सोशियोलॉजी की ये किताब 3 साल से पढ़ाई जा रही है। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आज चुनाव आयोग को अपना जवाब देंगे। आयोग ने रिश्वत लेने संबंधी गोवा में दिए गए बयान पर पर्रिकर को नोटिस जारी किया था और आज दोपहर तक उन्हें जवाब देने के निर्देश भी दिए गए थे। आयोग ने कहा है कि अगर पर्रिकर ने तब तक अपना लिखित जवाब नहीं दिया तो वो उनके जवाब के बगैर ही अपना निर्णय ले लेंगे। एक सीबीआई कोर्ट आज भगोड़े घोषित किए जा चुके बिजनेसमैन विजय माल्या के लोन डिफॉल्ट केस की सुनवाई करेगा। 31 जनवरी को कोर्ट ने सुनवाई को आज तक के लिए टाल दिया था। इस केस से जुड़े आईडीबीआई और किंगफिशर एयरलाइंस के कर्मचारियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया था। सीबीआई ने पिछले हफ्ते इस केस के सिलसिले में जांच के आधार पर आईडीबीआई चेयरमैन योगेश अग्रवाल को गिरफ्तार किया था। योगेश अग्रवाल के अलावा आईडीबीआई बैंक के 3 पूर्व एग्जीक्यूटिव्स और किंगफिशर एयरलाइंस के 4 एग्जीक्यूटिव्स को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। नोएडा के एक स्कूल में 8 साल की बच्ची की मौत के बाद स्कूल पर सवाल उठ रहे हैं। गजल नाम की ये बच्ची 31 जनवरी को नोएडा एक्सटेंशन में अपने स्कूल डीपीएस वर्ल्ड गई थी और वहां कराटे कंपटीशन में हिस्सा लिया था। लेकिन कुछ देर बाद स्कूल की तरफ से परिवार वालों को फोन किया गया कि तबीयत खराब होने की वजह से बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे हैं। लेकिन जब परिवार वाले अस्पताल पहुंचे तो बच्ची की मौत हो चुकी थी। परिवार वाले अब स्कूल पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। मैंने वहाँ जाके उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो हॉस्पिटल के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने कहा कि आपकी बेटी यहाँ आने से पहले ही मर चुकी थी, हम कुछ नहीं कर सके। आज हॉस्पिटल का जो बयान है वो चेंज है। आज वो लोग कहते हैं कि भाई हमारी बेटी को उन्होंने बचाने की कोशिश करी पर बचा नहीं पाए।